डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम क्लास 11th फिजिक्स यूनिट सेकेंड काइनेमेटिक्स इसका पार्ट 4 लेकर के आए हैं। चैप्टर 3 है मोशन इन ए प्लेन एंड मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, यानी इसमें समतल और सरल रेखा में गति, यही चैप्टर है। यूनिट के हिसाब से हम आपको बता रहे हैं। और इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आपको प्रत्येक तरीके के सवाल न्यूमेरिकल्स इसमें मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम, ये न्यूमेरिकल लिखा हुआ है, यदि सदिश ए वेक्टर इज इक्वल टू 2i यूनिट वेक्टर प्लस 3j यूनिट वेक्टर माइनस 5k यूनिट वेक्टर है, तो सदिश ए वेक्टर का परिमाण ये ज्ञात कीजिए। तो इस टाइप का एक सवाल समझेंगे आज। सॉल्यूशन देखें। ए वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैट प्लस 3j कैट माइनस 5k। यहाँ बता रहे हैं आई जे के एकांक सदिश है यूनिट वेक्टर। एक्स अक्ष की दिशा में होता है आई यूनिट वेक्टर, वाई अक्ष की दिशा में एकांक सदिश होता है जे के, और जेड अक्ष की दिशा में क्या होता है के यूनिट वेक्टर। इस प्रकार बताया था, नियम भी बताया था आपको। आई डॉट आई 1 होता है, जे डॉट जे 1 होता है, के डॉट के 1 होता है। आई की जे से 0, अदर की 0 हो जाती है प्रोडक्ट। तो इस प्रकार से हम परिमाण निकालेंगे। इसका परिमाण में मोड लगा देते हैं। इस प्रकार से अंडर रूट में निकालते हैं आई के गुणांक का वर्ग, यानी कोएफिशिएंट ऑफ द आई, स्क्वायर ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ द आई, प्लस जे का गुणांक कितना है 3, तो 3 का वर्ग, और यहाँ के का गुणांक कितना -5, इसका वर्ग। तो ये हो जाएगा 2 का वर्ग 4 प्लस 3 का 9 प्लस 5 का 25। तो ये जोड़ लेना, 9 4 13 13 25 कितने हो गए 38। वर्गमूल पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इनमें छोड़ आएंगे। जैसे बताया था मैंने कि वेक्टर का जब मोड निकालेंगे तो क्या आएगा, इसका ए आएगा। ए क्या कहलाएगा, इसका परिमाण कहलाएगा। अगर कोई भी सवाल मान लो ये रखा है आई प्लस 2j माइनस 5k, अगर आपसे परिमाण पूछेगा तो आप कैसे निकालेंगे, आप सीखे होंगे। मैं मानता हूँ आई का मान 1 है तो 1 का वर्ग, जे का मान 2 प्लस -5 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 प्लस 4 प्लस 25। कितना हो गया √30। जो भी आएगा परिमाण निकालना आप सीखे होंगे। आगे देखते हैं हम। हाँ, तो स्टूडेंट्स आप दूसरे टाइप का सवाल देखते हैं। इसमें क्या है, एकांक सदिश निकलवा रहा है यूनिट वेक्टर, जैसे मात्रक सदिश भी बोलते हैं यूनिट वेक्टर। जैसे मैंने बताया था पहले वीडियो में, बताया था कि एकांक सदिश का जो निशान होता है ये होता है ए यूनिट वेक्टर बराबर सूत्र होता है ए वेक्टर बटे ए वेक्टर का मोड मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर बटे में क्या आ जाएगा ए, इस प्रकार। तो यहाँ सॉल्यूशन देख रहे हैं 3i प्लस 4j यूनिट वेक्टर माइनस 5k यूनिट वेक्टर। अब हमें इसमें एकांक सदिश निकालना है, तो ए यूनिट बराबर फॉर्मूला होता है ए वेक्टर बटे ए वेक्टर का क्या मोड। ए वेक्टर का मान ये लगा देंगे 3i प्लस 4j माइनस 5k अपॉन, अभी हमने परिमाण निकलवाया था कि ये वेक्टर का मोड कैसे निकालते हैं। स्टूडेंट्स आई का गुणांक कितना है यहाँ पर 3 का स्क्वायर, जे का गुणांक 4 है तो 4 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3i के प्लस 4j माइनस 5k यूनिट वेक्टर बटे में कितना हो गया 9 प्लस 16 25 25 25 50 √ 50। आंसर आ चुका है ये। तो ये आ जाएगा 3i प्लस 4j माइनस 5k अपॉन 50 में से लिखिए आप 25 दूनी 50 लिख सकते हैं, तो 25 के कितने आ जाएंगे बाहर 5। तो इस प्रकार से यूनिट वेक्टर के ये वाला फॉर्मूला याद रख देना आप। ऐसे ही कुछ सवाल मैंने PDF फाइल में भेजूंगा आपके पास, वो अपने आप से हल करने हैं।
मैं तो बस एक एक तरीके का एक एक सवाल बता रहा हूँ आपको ऐसे। ठीक है, आगे देखते हैं। हाँ, तो अगला देखते हैं टाइप। इसमें आदेश गुणनफल पूछा है। दो सदिश ए वेक्टर इज इक्वल टू इतना, बी वेक्टर इतना, तो इनका आदेश गुणनफल निकालना है। तो स्टूडेंट्स, आदेश की मैंने पहचान बताई थी आपको। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बोलते हैं इसे। डॉट का मतलब अगर ए और बी दो सदिशों के बीच में अगर ये डॉट का निशान लगा हुआ है तो आदेश गुणनफल है वो। अगर क्रॉस अर्थात गुणा का निशान लगा हुआ है तो सदिश गुणनफल है। पहचान इसमें डॉट में क्या हो जाता है, आई जे के समाप्त हो जाता है और क्रॉस में समाप्त नहीं होता है। तो इसी प्रकार से हम आदेश गुणनफल में ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकालेंगे। तो ए वेक्टर का मान कितना है, 3i + 4j + 6k, और बी वेक्टर बराबर आएगा i + 2j - 2k। और ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इसी के तो बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट। तो इनके मान लगा देंगे आगे 3i + 4j + 6k यूनिट वेक्टर डॉट i + 2j - 2k यूनिट। वैसे तो 1 2 3 1 2 3 कम से कम 3 और 3 9 पद आएंगे। तो 9 पद में क्या होगा, 6 पद शून्य हो जाएंगे। कैसे, मैं तो यहाँ से आई आपको बता रहा हूँ आई का गुणांक 3 है या आई का गुणांक 1 है। तो 3 की 1 से गुणा करेंगे हम, 3 × 3 3 बन जाए 3, और आई की आई से डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 1, और जे का गुणांक 4 है और जे का गुणांक 2 है तो 4 × 8 जे डॉट जे 1 हो जाएगा। प्लस माइनस माइनस 6 के 12 है, तब ए डॉट के कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। आप पढ़ोगे, हम पहले ऐसी गुणा नहीं कर रहे हैं। 3i की इससे फिर 3i जे आएगा, i j तो i j 0 हो जाएगा, फिर आएगा i k ये भी 0 हो जाएगा। ये अदर की अभी बताया था हमें नियम कि i डॉट i क्या होता है, आदेश गुण 1, j डॉट j क्या होता है 1, k डॉट k क्या होता है 1। अगर इनके बीच में i डॉट j लग गया है तो इनके बीच में 90 डिग्री होता है, तो ये भी cos थीटा से 90 आ जाता है। अदर की गुणा करेंगे तो 0 आ जाएगा, मतलब मेरा ये 8 3 11 -12 that is equal to -1। तो ये वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या आंसर। इसमें आई जे के समाप्त हो गए, इसलिए इसे आदेश गुणनफल भी बोलते हैं, और इसमें आई जे नहीं आ रहे हैं रिजल्ट में। अब इसी टाइप के आपको कई सवाल मिल जाएंगे, उससे हम हल करने हैं। नेक्स्ट टाइप, अब इनका सदिश गुणनफल निकालना है हमें, सॉरी वेक्टर प्रोडक्ट निकालना है। तो ए वेक्टर बराबर है 2i + 3j + k, बी वेक्टर इक्वल टू है 3i + 2j + 4k यूनिट। अब हमें सदिश गुणनफल निकालना है, तो सदिश में ध्यान रखना नियम क्या होते हैं। बढ़िया अगर समझ लेना एक सवाल ठीक से, बाकी सवाल तो सब कर ही लोगे। तो इसमें सारणी बनाते हैं, ऐसा मोड़ लगा देते हैं, सही है। गणित वाले सब जानते होंगे, इसे डिटर्मिनेंट बोलते हैं। यहाँ लिख दिया मैंने आई, यहाँ लिख दिया मैंने जे, यहाँ लिख दिया मैंने के। तो स्टूडेंट ध्यान रखो, यहाँ ए वेक्टर पहले आ रहा है और बी वेक्टर बाद में आ रहा है। तो ए वेक्टर आई का गुणांक क्या है, यहाँ पर 2 है, और यहाँ जे का गुणांक कितना 3, इसके नीचे लिख लिया। के का गुणांक कुछ नहीं होता तो क्या माना जाता 1। यहाँ आई का गुणांक कितना 3, यहाँ जे का गुणांक कितना 2, यहाँ के का गुणांक कितना है 4। एक बात बता दूँ, यहाँ पर आप पहले ये लिख देते तो गलत हो जाता। अगर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर है तो ए का मान पहले लिखे जाएंगे, आई जे के गुणांक, और ये बाद में। अब ध्यान रखना ये नियम है सारणिक का, प्लस माइनस प्लस। तो आई जो होगा वो किस में लिया जाएगा प्लस में, और जे किस में लिया जाएगा माइनस में, और के किस में लिया जाएगा प्लस में। ये इस प्रकार से कॉलम होते हैं ये, और ये ऐसे होती हैं रो। रो मानी पंक्तियाँ, कॉलम मानी स्तंभ। तो सबसे पहले हम क्या काम करते हैं, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू, इस पहले कॉलम को छिपा लो आप, इस पहले कॉलम को। तो इसकी इससे गुणा करेंगे 3 की, किससे 4 से, 3 × 4। और यहाँ पर मैं एक चीज़ लिखना भूल गया, आई ऊपर है तो आई गुणा में आएगा यहाँ पर। तो 3 की 4 से गुणा करिए, 3 × 4 = 12 है, और 2 की 1 से कर रहे हैं, परंतु ऊपर
को 3 लग रहा है, ऊपर को गुणा होती है तो माइनस में आता है, माइनस अपनी तरफ से लगा देते हैं। 2 गुणा 1, अगर ये -2 आता है ऑलरेडी तो कितना लिखा जाता है यहाँ प्लस। अब पहले कॉलम को चिपकाया हमने, फिर इसे छिपा लो। जे के ऊपर क्या है माइनस, इस प्रकार से। अब इसे देखो, अब इस प्रकार से 2 की 4 से गुणा करेंगे, 2 चौका 8 यानी 2 गुणा 4, माइनस अपनी तरफ से लगा देते हैं, ये 1 है, 3 की 1 से प्लस के 3 आ रहे हैं मगर लिखे माइनस के जाएंगे। ऐसे ही के ऊपर क्या प्लस, ये लिख दिया। इस कॉलम को छिपा लेंगे अब, तो 2 की 2 से गुणा करेंगे, 2 गुणा 2, माइनस लगेगा अपनी तरफ से 3 की 3 से, माइनस के 9 होते तो प्लस के 9 लिखे जाते हैं। 3 3 9, और यहाँ पर देखो 3 चौक 12, -2 माइनस जे, 2 चौक 8 -3 प्लस के 2 दूनी 4 माइनस के 9। अब 12 में 2 गए 10, तो 10 आई यूनिट वेक्टर माइनस, 8 में 3 घटा दो 5 बचे, तो 5 की इससे मल्टीप्लाई, माइनस के 5 बचे हैं, माइनस के 5 के। तो इस प्रकार से सदिश वेक्टर, सदिश का जो गुणनफल होता है, सदिश गुणनफल ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इस टाइप से निकलता है, प्लस माइनस प्लस, पहले इसे ख़त्म करते हैं, फिर इसे नीचे गुणा जैसे आ रही है वैसे ही आएगी, प्लस की है तो प्लस की, माइनस की है तो माइनस की, ऊपर की तरफ गुणा क्या कर देते हैं, अपने चिन्ह अपनी तरफ से लगा देते हैं माइनस। ये सारणिक का मेथड होता है, डिटरमिनेंट का मेथड होता है। अगला देखते हैं। हाँ तो स्टूडेंट्स, अब ये दूसरा टाइप है। ये स्थिति का मतलब जानते हैं आप, दूरी होती है x, तो x = 4t² माइनस के 15t प्लस के 20, ये मीटर में रखी दूरी। हमें क्या निकालना है, शून्य समय पर कण की स्थिति निकालनी है, यानी x का मान निकालना है शून्य समय पर, t = 0 पर, फिर वेग निकालना, फिर त्वरण निकालना। ध्यान से समझेंगे, ये समीकरण दे रखी है, तो हमें कण की स्थिति निकालनी है, यानी x का मान निकालना है, वो भी कितने समय पर, शून्य समय पर। तो शून्य समय पर अर्थात t = 0 पर कण की स्थिति, कण की पार्टिकल की पोजीशन। तो यहाँ पर x है, x किसका फंक्शन है, यहाँ पर t का फंक्शन है, तो आप x 0 लिख दो या x ही रहने दो इसे। तो यहाँ इस समीकरण में t के स्थान पर 0 लगाना है, जहाँ भी t दिखाई दे आपको वहाँ 0 लगा देना है। 15 गुणा t का मान 0 प्लस के 20, 0 का बाद 0, 4 की 0 से 0, -0 प्लस 20, तो 20। और स्थिति किस में आएगी, स्थिति दूरी, दूरी का मात्रक किस में है, मीटर में। तो ये आ गया t = 0 समय पर कण की स्थिति। अब हमें वेग निकालना इसी समीकरण सही है। बायोलॉजी वालों को कुछ दिक्कत सी आएगी, यहाँ पर गणित का नियम लग रहा है। अवकलन, अब लिखेंगे डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू टी, यानी टी के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन करने पर। टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो लिखेंगे d/dt, एक्स के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो d/dx, थीटा के सापेक्ष करते हैं तो d/dθ। अब जिसके भी सापेक्ष करेंगे वो बटे में आएगा, कहना मतलब मेरा ये है। अब इसे हिंदी में इंग्लिश में बोलते हैं डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू टी, यानी समय के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो यहाँ लिखेंगे हम dx/dt, तो ये हो जाएगा 4 और t² का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा 2t, पहले ही बताया था, -15 और t का मान कितना हो जाएगा डिफरेंशियल 1, और कांस्टेंट राशि का डिफरेंशियल क्या होता है 0। तो ये पढ़ें आप, ये क्या बन गया, विस्थापन बटे समय, ये बन गया भाई लोगों वेग। तो 4 दूनी 8t माइनस के 15, ये 0, तो ये वेग बन गया विस्थापन बटे समय। इसी वजह से हमने t के सापेक्ष अवकलन किया है। अब देखेंगे t = 0 समय पर 0 पर कण का वेग, पार्टिकल का वेग, अर्थात इस समीकरण में हम क्या लगा देंगे, t की जगह 0 लगा देंगे। तो 8 गुणा 0 माइनस के 15, तो ये 0 माइनस के 15, तो माइनस के 15 आ जाएगा, मीटर प्रति सेकंड इसका मात्रा हो जाएगा। मंदन हो रहा है माइनस में। t = 0 समय पर एक्सेलरेशन निकालना है, एक्सेलरेशन मतलब त्वरण। तो हम आगे डिफरेंशियल करेंगे,
अगेन डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू टी, दोनों ओर टी के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर डी वी बटे डी टी आ जाएगा इज इक्वल टू टी का डिफरेंशियल 1 होता है, याद कर लेना, माइनस 15 का क्या हो जाएगा डिफरेंशियल 0, तो 8। यहाँ पर देखो हिसाब लगाओ, डिफरेंस ऑफ वेलोसिटी वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल, तो डी वी बटे डी टी ए होता है और ये 0 है माइनस, तो इसका मात्रा हो जाएगा 8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। यानी इस समीकरण में जो त्वरण है वो समय पर डिपेंड नहीं कर रहा है, इसमें जो टी बराबर 0 लगाऊंगा मैं। तो नेक्स्ट टाइप देखते हैं आप। हाँ तो स्टूडेंट्स अब ये सम देखते हैं थोड़ा ध्यान से। दो सदिशों के परिमाण 3 व 4 हैं, तो इसके साथ में ना आई है ना ये है ना के है, तो परिमाण है ओनली। तो अगर दो सदिशों के परिमाण को हम ए और बी से लिख लें तो ए बराबर 3 होगा, बी बराबर कितना होगा 4। अगर इनकी गुणा में आई जे के होता तो इसके ऊपर लगता वेक्टर, मगर अब नहीं लगेगा। और उनके अदिश गुणनफल का परिमाण कितना रखा 6, इसका मतलब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर दे रखा 6। इनके बीच का एंगल फाइंड आउट करना है हमें, एंगल का मतलब थीटा निकालना है। तो बी नो दैट हम जानते हैं दो सदिशों का जो अदिश गुणनफल होता है वो ये होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, ये पढ़ा होगा आपने। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कितना हो गया 6 दे रखा है, ए का मान कितना है बच्चों 3, बी का मान कितना है 4 इंटू कॉस थीटा, तो 6 बराबर हो जाएगा 3 4 या 12 कॉस थीटा। तो यहाँ से ये इंटू में है तो बटे में जाएगा 6 बटे 12 6 दूनी 12, तो कॉस थीटा बराबर हो जाएगा 1/2। तो सारणी पढ़ी होगी आपने त्रिकोणमिति वाली हाई स्कूल में, कॉस 60 का मान कितना होता है 1/2, ये सब π/3 भी लिख देंगे, तो थीटा बराबर 60 डिग्री आ जाएगा, अर्थात दो सदिशों के बीच का कोण 60 डिग्री आया। तो इस प्रकार से ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। और सदिश में ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर ए बी साइन थीटा यूज करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अब परवलयाकार मार्ग जो सिद्ध करवाया था मैंने, सिद्ध करो कि प्रक्षेपक का पथ परवलयाकार होता है, उसमें उड्डयन काल क्षैतिज परास महत्तम ऊंचाई निकलवाई थी, उस पर एक न्यूमेरिकल उठा लिया मैंने। तो एक पत्थर पृथ्वी तल से क्षैतिज से 30 डिग्री कोण पर, ये दोबारा लिख दिया, क्षैतिज से 30 डिग्री कोण पर 49 मीटर प्रति सेकंड की चाल से फेंका जाता है, उसके उड्डयन काल और क्षैतिज परास की गणना कीजिए। तो ये एंगल दे रखा है, गिवन दैट क्वेश्चन में दे रखा है, क्या दे रखा है स्टूडेंट्स, थीटा बराबर दे रखा है 30 डिग्री, और जो वेग दे रखा है 49 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, उड्डयन काल निकालना नंबर 1 में, और जी का मान दे रखा है, गुरुत्वीय त्वरण तो होता ही इतना ही है पृथ्वी सतह पर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हमें फ्लाइट टाइम निकालना है, उड्डयन काल बताया था उड्डयन काल हमने पहले कि जितने समय तक कोई पिंड हवा में रहता है, अर्थात किसी पिंड को ऊपर जाने में लगा समय और वापस आने में लगे समय के योग को क्या कहते हैं, उड्डयन काल कहते हैं, फ्लाइट टाइम कहते हैं। इसका सूत्र होता है टी बराबर 2u साइन थीटा बटे जी, टी एफ से भी लिख देंगे इसे फ्लाइट टाइम। u का मान कितना है 49 साइन थीटा कितना 30 डिग्री, जी का मान कितना 9.8, पॉइंट लगा 0 पॉइंट से पॉइंट कट गया, 49 का मान 49 दूनी 58 2 से 2 कट जाएगा, 10 साइन 30 का मान 1/2 होता है, 2 पंजे 10 हो जाएगा, ये 5 सेकंड आ जाएगा। तो कितना आ गया ये 5 सेकंड। अब हमें दूसरे नंबर पर निकालनी है क्षैतिज परास हॉरिजॉन्टल रेंज। तो रेंज का सूत्र होता है r बराबर u स्क्वायर साइन 2 थीटा बटे जी, प्रूफ करा दिया, पिछली वीडियो देखना ध्यान से समझ में आ जाएगा। u का मान कितना, u का मान 49 का वर्ग, u का मान 49 है, वर्ग लग रहा है तो वर्ग, साइन यहाँ 2 लिख रहा है और थीटा 2 थीटा, तो थीटा 30 है हमारा, तो 30 यहाँ लगाऊंगा तो 30 दूनी 60 हो जाएगा। जी का मान 9.8, तो 49 इंटू 49 2 बार लिख देंगे, साइन 60 का मान √3/2 होता है, और 9.8 और √3 का मान भी क्या होता है स्टूडेंट्स 1.732, तो ये हो जाएगा पॉइंट आ 0 पॉइंट से पॉइंट कट गया, 49 का 49 दूनी 98। अब इसे सॉल्व करोगे आप
तो ये आएगा 212.2 और ये प्रतिरोध नहीं है, सॉरी, ये रेंज है, रेंज, और रेंज का मात्रक दूरी होती है तो मीटर में आएगी। तो इस प्रकार से हमने ये न्यूमेरिकल आपको बताए थे। जो गति की समीकरण हैं उनके माध्यम पर जो न्यूमेरिकल्स हैं एनसीईआरटी वो हमने नहीं कराए हैं, क्योंकि वो कोविड-19 के कारण निकाल दिए हैं। अब इसी वीडियो में मैं नेक्स्ट यूनिट जिसके नाम है गति का नियम, उसके बारे में थोड़ा समझाऊंगा, और नेक्स्ट चैप्टर इसी वीडियो से स्टार्ट होता है। आगे देखते हैं। आप वीडियो को देखना ज़्यादा से ज़्यादा। अब मैं इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए नया चैप्टर शुरू करा रहा हूँ। सिलेबस बहुत है, मुझे भी चिंता है सिलेबस की, तो इसलिए मैंने यूनिट 3 जिसका नाम है गति के नियम, बहरहाल कोविड-19 के कारण कुछ हेडिंग्स चैप्टर के अंदर से हटा दिए गए हैं। वो हमने पिछले चैप्टर में भी नहीं पढ़ाए थे गति के समीकरण कलन शास्त्र विधि से, और आज भी हम यहाँ पर गति के नियम समझा रहे हैं, परंतु ये भी नहीं है आपके सिलेबस में इस समय गति के नियम। समझाने तो पड़ेंगे, पूरा चैप्टर गति के नियम पर आधारित है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गति के नियम पर। गति के नियम, रूल्स ऑफ द मोशन। तो गति किसी वस्तु को जब हम कराते हैं तो उसमें किसकी आवश्यकता पड़ती है? सबसे पहले बल की आवश्यकता पड़ती है। मान लो ये मेज पर एक गुटका रखा है, तो ये रखा ही रहेगा ब्रह्मावस्था में जब तक इस पर कोई बाह्य बल लगा करके इसको मोशन नहीं कराया जाए। तो इस प्रकार से बल की आवश्यकता पड़ेगी। तो बल जिस वस्तु पर लगता है वो गति करती है। तो इसी क्रम को ध्यान में रखते हुए हम गति के नियम न्यूटन ने बताए थे। तो ये फिलहाल पढ़ा दे रहा हूँ आपको। तो न्यूटन ने गति से संबंधित, गति विषयक से संबंधित 3 नियम प्रस्तुत किए। नंबर 1 है प्रथम नियम। प्रथम नियम, प्रथम नियम को हम जड़त्व के नियम से जानते हैं। जड़त्व का नियम। तो वैज्ञानिक न्यूटन ने गति से संबंधित 3 नियम प्रस्तुत किए जो इस प्रकार हैं। नंबर 1 प्रथम नियम, और प्रथम नियम को जड़त्व के नियम से भी जाना जाता है। जड़त्व का मतलब ये होता है एक ही स्थान पर जड़े रहना, अर्थात स्थिर रहना। ठीक है। तो इस नियम के अनुसार क्या होगा? यदि कोई वस्तु विराम की अवस्था में है तो वह विराम की अवस्था में ही रहेगी, और यदि वह वस्तु गति की अवस्था में है, परंतु घर्षण रहित होना चाहिए, 5 गति की अवस्था में, तो वह गति की अवस्था में ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। तो ये ग्रीन बोर्ड है, मान लो आज यहाँ पर हम पढ़ा रहे हैं आपको, कल भी आएंगे, 2 दिन बाद आएंगे, यही लगा रहेगा। तो ये कैसी अवस्था में है? विराम अवस्था में, क्योंकि इस पर कोई बाह्य बल लगा करके इसकी पोजीशन को चेंज नहीं किया है। तो यदि कोई वस्तु विराम की अवस्था में है, रेस्ट पोजीशन में है, तो वह यानी रेस्ट पोजीशन में रहेगी, और यदि वह गति की अवस्था में है, घर्षण रहित पथ पर, तो वह गति की अवस्था में ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। इसलिए न्यूटन के जो प्रथम नियम है उसे जड़त्व के नियम से भी जाना जाता है। जड़त्व की खोज वैज्ञानिक गैलीलियो ने की थी, इसलिए प्रथम नियम को गैलीलियो के नियम से भी जाना जाता है। दूसरा नियम क्या है? गति का दूसरा नियम है, दूसरा नियम द्वितीय नियम। द्वितीय नियम ज़्यादातर सबको पता है आपको, गणितीय नियम। इसे गणितीय नियम बोलते हैं क्योंकि इसमें फॉर्मूला बेस्ड है। ये होता है दूसरा नियम F बराबर m। तो आपको पता चल गया होगा कि बल किस पर निर्भर कर रहा है, एक तो द्रव्यमान पर m पर, एक बल किस पर निर्भर कर रहा है, त्वरण पर, एक्सेलरेशन पर। द्रव्यमान बढ़ाएंगे हम तो बल बढ़ेगा,
अर्थात किसी वस्तु के द्रव्यमान उसके रेखीय त्वरण के गुणनफल को क्या कहते हैं? बल कहते हैं। अर्थात किसी वस्तु पर लगने वाला जो बल होता है उस वस्तु के द्रव्यमान और त्वरण के अनुक्रमानुपाती होता है। ए प्रोपोर्शनल एम, ए प्रोपोर्शनल ए। तब आता है ये दोनों को समीकरण को संयुक्त करने के बाद ए प्रोपोर्शनल एम ए, तो एफ बराबर यहाँ कांस्टेंट ले लेते हैं के एम ए, तो एफ इक्वल टू क्या, के का मान बल लगा देंगे कांस्टेंट के लिए, तो एफ बराबर आ जाएगा एम ए। इसे गणितीय नियम इसलिए कहते हैं क्योंकि अगर किसी वस्तु का द्रव्यमान पता है, हमें उसका त्वरण पता है, इनकी दोनों ही गुणा करने के बाद बल निकाला जा सकता है। बल का मतलब न्यूटन होता है एमकेएस में, और सीजीएस में डाइन होता है। 1 न्यूटन में 10⁵ डाइन होते हैं। ठीक है। अब आपको ये देखना है कि द्रव्यमान पर बल क्यों निर्भर कर रहा है। मान लो मैंने कोई पार्टिकल है, ये हल्का पार्टिकल है 2 ग्राम का 3 ग्राम का, ये मैंने पृथ्वी पर फेंक दिया, धरती पर, पृथ्वी पर इस प्रकार। तो मैंने देखा कि इस फर्श पर, फ्लोर पर कोई निशान नहीं हुआ। यानी अगर मैंने 20 किलो का बाट ऊपर से फेंक दिया, छोड़ दिया, तो फर्श क्या हो जाएगा? चटक जाएगा, टूट जाएगा, गड्ढा पड़ जाएगा उसमें। तो इसका मतलब द्रव्यमान बढ़ाने से बल क्या हो गया, उस पर ज़्यादा लगा। तो द्रव्यमान बढ़ाने से क्या हो जाता है बताओ? बल बढ़ जाता है। तो बल द्रव्यमान पर निर्भर करता है। तो एफ बराबर एम ए। इसे ऐसा भी लिख सकते हैं हम, एफ बराबर डी पी बटे डी टी। संवेग परिवर्तन की दर को बल कहते हैं। अब कहोगे ये कैसे आएगा? हमें ये वाला नियम याद है आपको, एफ बराबर एम ए, एम ऐसे ही। तो त्वरण का सूत्र पढ़ा होगा आपने, डी वी बटे डी टी। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो ये का मान है डी वी बटे डी टी। तो यहाँ पर डी बटे डी टी, मैं एम को बी के साथ मिला कर लिख दूँगा। तो भाई लोगों ये क्या बन गया? डी एम बी, द्रव्यमान गुणा वेग, संवेग बन गया डी पी बटे डी टी। तो ये आ गया था। ये सदिश राशि होती है बल, क्योंकि बल जिस वस्तु पर लगाते हैं ना, जिस दिशा में लगाते हैं उसी दिशा में वो डिस्प्लेस्ड हो जाती है। इसलिए इसमें मैग्नेटिक और डायरेक्शन दोनों होती हैं। तो एफ वेक्टर इक्वल टू क्या, डी पी वेक्टर बटे डी टी हम लिख सकते हैं। अर्थात किसी वस्तु के संवेग में हुए परिवर्तन की दर को भी हम बल कहते हैं। अर्थात बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की विराम अवस्था या गति की अवस्था में क्या करता है? परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है, वह बल कहलाता है। अब तीसरे नियम की बात करते हैं। तृतीय नियम। तृतीय नियम का नाम दूसरा है इसका क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तृतीय नियम है थर्ड लॉ। तो ये याद रखना आप, F12 इज इक्वल टू माइनस के F21। वेक्टर लगाना चाहो वेक्टर लगा, सदिश राशि। ये 12 मत समझना, ये 21 मत समझना। ठीक है। 12 का मतलब होता है पहली वस्तु दूसरी पर बल लगा रही है, और दूसरी वस्तु किस पर लगा रही है बल? पहली पर। परंतु ये माइनस जो चिन्ह आया वो विपरीत दिशा के लिए आया। जैसे बंदूक से जब गोली छोड़ते हैं तो गोली तो बाहर टारगेट जाती है, परंतु धक्का या खिंचाव बल कहाँ लगता है? पीछे की ओर। तो ये तो क्रिया क्या है? हमें निशाना दागना है, कोई लगाना है। परंतु जब गोली अपनी जगह से चली जाती है वहाँ से छूट करके, तो पीछे की ओर एक धक्का या खिंचाव बल लगता है, जैसे हम प्रतिक्रिया बोलते हैं, रिएक्शन बोलते हैं। अर्थात जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल आती है तो दूसरी वस्तु भी विपरीत दिशा में उतना ही बल आरोपित करती है पहली वाली वस्तु पर। F12 बराबर माइनस के F21 वेक्टर, या FAB बराबर माइनस के FBA लिख सकते हैं। ए और बी दो वस्तु मान सकते हैं। ए बी पर बल लगा रही है, बी ए पर लगा रही है बल। तो इसे न्यूटन का क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। अर्थात जब इस नियम के अनुसार, दोबारा सुन लें, जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर विपरीत दिशा में उतना ही बल आरोपित करती है। एक बात और बता दूँ स्टूडेंट्स, संसार में प्रत्येक वस्तु जो पृथ्वी पर टिकी हुई है उस पर न्यूटन का क्रिया प्रतिक्रिया का नियम लगता है। आप कहोगे कैसे? मान लो मैं आप पृथ्वी पर खड़ा हूँ इस समय, तो पृथ्वी भी तो हम पर क्या लगा रही है? ऊपर की ओर एक बल लगा रही है। अगर मेरे पैरों के नीचे जगह खाली कर दें हम, तो कोई नीचे की ओर मेरा जो बल है वो ज़्यादा लगेगा, तो मैं नीचे को खिसक जाऊंगा। इसका मतलब किस पर टिका हुआ हूँ? पृथ्वी की सतह पर। पृथ्वी की सतह भी हमारे ऊपर एक बल लगा रही है,
अर्थात संसार की प्रत्येक वस्तु पर न्यूटन का क्रिया प्रतिक्रिया का नियम लागू होता है। दूसरा उदाहरण ये है, नाव में आपने बोटिंग की होगी, नाव में चले होगे आप, तो नाव में सैर करने के बाद मान लो यानी घूमने के बाद आप कहाँ नाव से उतर रहे हैं, किनारे पर आ गए ना, मल्ला ले आया, तो एक पैर आपने किनारे पर रख दिया, दूसरे पैर को जब उठाते हैं तो नाव थोड़े से पीछे की ओर क्या हो जाती है, खिसक जाती है। अर्थात एक वस्तु, एक पैर आगे और एक पैर जब उठाते हैं पीछे से तो उसके कारण किस पे बल लगता है, विपरीत दिशा में, नाव पर भी बल लगता है, तो उसमें भी। और रॉकेट है, रॉकेट भी इसी सिद्धांत के आधार पर कार्य करता है। सही है। दीपावली आ रही है, अब दीपावली में रॉकेट जो छोड़ते हैं आप ऊपर, जिसे सुरंगबाज बोलते हैं हम, तो उसमें क्या होता है, ये भी न्यूटन के क्रिया प्रतिक्रिया के नियम पर कार्य करता है। ठीक है। और इसमें वीडियो में मैंने ये वाला चैप्टर, अगली यूनिट स्टार्ट करा दी है। इसमें बहुत सारे चैप्टर पढ़ेंगे, घर्षण है, वृत्तिगति हैं। ठीक है। और इस वीडियो को मैंने पहले बता दिया था कि शुरू से अंत तक बहुत ज़रूर आवश्यक है देखना। PDF फाइल से नोट्स बनाने से कोई फ़ायदा नहीं है। पूरा फ़ायदा जब ही मिलेगा आपको जब आप हमारी वीडियो को बड़ी ध्यानपूर्वक, बिना काटे, बिना छांटे देखोगे। सही है। और हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर, फेसबुक पर भी शेयर कर दें। धन्यवाद। वीडियो देखें।